And very good morning. तो आज की क्लास में basically we are here at KIT and we are discussing what? We are discussing a concept. I should say in MCQs in which there are many concepts. So this is the first class of accounting, financial accounting. All the subjects all over the world are divided into two sciences. कौन-कौन से? Pure sciences and social sciences. आज पहली क्लास है. क्लास इस तरह से आहिस्ते I will come down and I will pick you up and inshallah by the passage of time you start speaking accounting. So social sciences and pure sciences, social sciences की जो मदर सब्जेक्ट है that is financial economics, that is economics, and economics की branch है financial economics. I repeat, in social sciences you find economics and economics की branch है financial economics और financial economics का एक subject है accounting. Accounting has two types, financial accounting and management accounting. अब जैसे ये बात आई फौरन लिख लें, financial accounting and management accounting are the types. Financial accounting is related to external environment. It is called external accounting as well. And management accounting is basically internal accounting. ये internal affairs से relate करती है. तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, which of the following is an asset of the firm, तो मुझे यहाँ जो term मिलता है asset and my mind goes to the alphabet of accounting. In English language, कभी how many alphabets do we have? 26. Very good. इनको क्लास 1 में भेजना पड़ेगा. 26. We have 26 alphabets in English language, but you must be happy that in accounting we have only 5 alphabets. Harmeen, how many alphabets? 5. 5. And these 5 alphabets are very clear. C-L-E-A-R. These alphabets are very clear. Sir, what did you do? सर मुनव्वर ये आपने क्या किया? मैंने बनाया एक निमोनिक. क्या बनाया? निमोनिक. निमोनिक किसे कहते हैं? When you open one word, you will get many words. That's called mnemonic. मैं mnemonic लिखता हूँ. कैसे लिखते हैं mnemonic? M-N-E. M पढ़ा नहीं जाता, बोला नहीं जाता. Mnemonic. Mnemonic. I made a mnemonic, and that mnemonic is clear. जब शाहरुख आप छोटे से बच्चे थे तो आपने सी से क्या पढ़ा था? सी फॉर कैट. बिल्ली सारे काम करती है लेकिन शेर को रथ पे चढ़ना नहीं सिखाती. इसका मतलब यू मस्ट हैव सम स्किल्स. आई एम नॉट सेइंग कि आप हाइड, पर कुछ आपके पास रोजाना अपने आप को अपग्रेड करते जाएं कि आप अ बिट अहेड हो हमेशा. When you were a small boy or small girl, you learned C for cat, but today you are going to learn C for capital. तो लिख लें C for capital. Capital का मतलब होता है investment. Capital is called investment. हमारे पास PF KIT का एक YouTube का चैनल है जिसका नाम है KIT Comms Official. तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा आज की डेट में, और ये वीडियो वहां पर आपको नजर आएगी. Comms KIT Official, Comms KIT Official के आपको YouTube के चैनल पे. इसके अलावा मेरा चैनल भी है मुनव्वर हमीद मंगलवाला के नाम से, वहां भी इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे. सो सी फॉर कैपिटल. सना, जब आप छोटा बच्चा थी, मेरे तो अभी भी छोटा बच्चा है, तो आपने एल से क्या पढ़ता है? एल फॉर लायन. सवाल ही पता होता है कभी कि लायन जो है वो जंगल का बादशाह है, हाथी क्यों नहीं है? हाथी तो बड़ा होता है उससे. क्यों? कि शेर अपने आप को शेर समझता है. इसका मतलब हुआ एटीट्यूड. इन आवर लाइफ एटीट्यूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब अपने आप को, शेर का अपना एक एटीट्यूड होता है. इट्स ब्रेव एनिमल. इट गोज विद एन एटीट्यूड व्हिच सेज दैट एक्सक्यूज मी, आई एम ए लायन. तो हमारी जिंदगी में हमें इस तरह रहना चाहिए कि लगे कि यार वो हम शेर. इंसान भी अजीब है. अगर किसी को आप कह दें कि यार तू तो शेर नहीं है भाई, तो बड़े खुश होगी, लेकिन अगर कहा तुम हैवान हो तो बड़ा गुस्सा आएगा. तो हम लोग बड़े अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. सो यहां पढ़ेंगे एल फॉर लायबिलिटीज.
लाइबिलिटीज का मतलब होता है लोन। सी फॉर कैपिटल पढ़ा था, कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो किस्म की होती है, इन्वेस्टमेंट इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट इन काइंड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने और शाहनून ने बिजनेस शुरू किया। शाहनून ने कहा सर मुनव्वर मैं लेकर आऊंगा कैश, आप क्या लाएंगे? मैंने कहा मैं अपनी दुकान लेकर आऊंगा। इसका मतलब कैश एंड कैपिटल, दोनों कैपिटल, वन इज इन कैश, वन इज इन काइंड। आगे खेलते हैं। CLE, आपका नाम क्या है? स्पेल आउट। हामीन। क्या मतलब होता है जी? मीनिंगलेस है, हम बनाएंगे इसकी मीनिंग, ठीक है। बॉटम लाइन, इंसान को अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए। इसे कहते हैं इसमें बाब मुसम्मा, जैसा नाम वैसा बंदा। मेरा नाम है मुनव्वर। मुनव्वर का क्या मतलब होता है? रोशनी। जहां भी जाए रोशनी डालो, ठकाठक ठकाठक ठकाठक। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है जनाब अली कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, हम आपके नाम को ढूंढेंगे। बॉटम लाइन, आपने पढ़ा था ई फॉर एलिफेंट। जब छोटे बच्चे थे तो ई फॉर एलिफेंट पढ़ा था। तो एक आदमी था, वो एक बेबी एलिफेंट लेकर आया। उसने बेबी एलिफेंट को बांध दिया एक दरख्त से। तो जब भी बेबी एलिफेंट ट्राइज टू मूव, वो जो चेन उसके साथ थी, उस चेन में छोटे छोटे नेल्स थे, वो उसको चुभते थे। एंड बेबी एलिफेंट बाय द पैसेज ऑफ टाइम ड्रॉप्ड दिस आइडिया दैट आई विल गो ऑफ। वो वहां खड़ा हो गया। बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और एक लहीम शहीम हाथी बन गया। लहीम शहीम का मतलब हम किसी कहते हैं गोरा चिट्टा, लंबा तड़ंगा, लहीम शहीम। इसका मतलब हम उस चीज के ऊपर स्ट्रेस दे रहे होते हैं, हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे होते हैं। तो बहुत बड़ा वो हाथी बन गया, लेकिन वो हाथी वहीं खड़ा रहता था, वो हिलता नहीं था वहां से। इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंड। जब हमारा माइंड ग्रो नहीं करता तो हम अपनी जिंदगी में चीजों को फिक्स कर लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि ऐसा करना है, और हम समझते हैं ऐसा ही होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। अगर आप रिसर्च करते जाएंगे चीजों के अंदर तो आपके पास चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। तो ई से आपने पढ़ा था एलिफेंट, लेकिन आज आप ई से पढ़ेंगे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या है? मिसाल के तौर पर, आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा ने कहा सर मुनव्वर मुझे चॉकलेट बड़ा पसंद है। आयशा तुम्हें कौन सा चॉकलेट पसंद है? सर मैं तो किटकैट से कम बात ही नहीं करती। अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क था, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान डोनेशंस पर, इमदाद पर चलता चला आ रहा है। तो आपको मैं ये कहूंगा कि भाई जब आप फजूल खर्चा करने लगे तो सोचा करें कि पाकिस्तान एक अमीर मुल्क नहीं है, आपको पैसे समझ के खर्च करने हैं। इसीलिए कि अगर हमने इंपोर्टेड चीजों को मना किया और हमने एक्सपोर्ट ज्यादा की तो इसका मतलब हम तरक्की करेंगे। अगर हम अपनी फीमेल को चांस देंगे इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अगर हम अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डिजिटलाइज कर देंगे तो हम ग्रो करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुल्क की तरक्की में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम वापस आते हैं तो हमारे पास जो ई था वो एक्सपेंस था, और आयशा ने कहा कि मुझे किटकैट पसंद है, और वो 100 रुपए का किटकैट लेकर आई। तो आयशा की जेब से कितने पैसे गए? आयशा की जेब से 100 रुपए गए। अब सवाल, क्या आयशा का 100 रुपए का एक्सपेंस हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब सुन लीजिए, एक्सपेंस का ताल्लुक कैश से नहीं होता, एक्सपेंस का ताल्लुक सर्विसेज से होता है। आयशा ने कितने चॉकलेट लिए? एक। 100 रुपए का है ना भाई, एक चॉकलेट 100 रुपए का आया। 100 रुपए जेब से गई अलग बात है, लेकिन 100 रुपए का जो चॉकलेट आया, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट रिसीव। आयशा ने कहा चलो यार मैं अपनी दोस्त को भी खिलाऊंगी। क्या नाम है आपकी दोस्त का? फातिमा। इन्होंने सोचा फातिमा को खिलाए, मैंने कहा मैं भी तो हूँ भाई। इन्होंने कहा सर मुनव्वर को भी खिलाऊंगी, और ये ले गई 500 रुपए। दुकान वाले के पास चेंज नहीं था, इनके पास भी चेंज नहीं था। इन्होंने 500 रुपए दिए, 3 चॉकलेट लिए, घर आ गई। कोई बात नहीं, मैं कल पैसे ले लूंगी। आज इनकी जेब से कितने पैसे का आउटफ्लो हुआ? नहीं, 5 ऐसे दिखाते हैं, 5 ऐसे करके नहीं दिखाते, 5 ऐसे दिखाते हैं। 500 का इनका एक्सपेंस हुआ, लेकिन इनके पास चॉकलेट कितने आए? 3। इसका मतलब ये हुआ कि इनका एक्सपेंस 300 का है, 500 का नहीं। एक दिन इन्होंने सोचा यार मैं तो सारी क्लास को खिलाऊंगी, और जनाब क्लास में फॉर एग्जांपल 10 बच्चे थे, 100 रुपए का चॉकलेट था। ये जल्दी जल्दी जज्बाती हो गए,
तेजी में जो गई, इसका मतलब ये जो जल्दी जाना था, ये अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू को। हम अपनी जिंदगी में जो काम करें वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू करेंगे तो हम गलतियां नहीं करेंगे, हमारी गलतियां कम होंगी। तो जब अनकॉन्शियस माइंड से करेंगे तो गलतियां होंगी। तो यदि अनकॉन्शियस माइंड से गई और इन्होंने जाते हुए 1000 रुपए की जगह जेब में देखा तो कुछ भी नहीं ले गई, लेकिन दुकानदार वाला जो था ही नोज हर, तो उसने कहा बेटा आप ले जाइए, कल आप पैसे दे दें। तो दुकानदार के पास 0 पैसे आए, इनके पास से 0 कैश आउटफ्लो हुआ, लेकिन इन्होंने 10 जो चॉकलेट ले लिए तो इनका एक्सपेंस हो गया 1000। इससे हमने ये सीखा, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट रिसीव, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश आउटफ्लो, और इसे कहते हैं अक्रूवल। तो आप लिख लेंगे सेंटेंस, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। तो हमने ई पढ़ लिया, CLE भी पढ़ लिया, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए। तो कबीर कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? 26। और अकाउंटिंग में कितने हैं? 5, जिसमें से हमने C पढ़ा, L पढ़ा, E पढ़ा, A फॉर जी। हसीब बचपन में क्या पढ़ा? A फॉर एप्पल। 3 एप्पल मशहूर है दुनिया में, एक जन्नत का एप्पल, एक न्यूटन का एप्पल, एंड वन इज द एप्पल ऑफ व्हाट? आइए, वन इज द एप्पल ऑफ व्हाट? वन इज द एप्पल ऑफ स्टीव जॉब। ठीक है ना भाई? तो जन्नत के एप्पल की अपनी एक कहानी है और न्यूटन के एप्पल की अपनी एक कहानी है कि जनाब अगर आप होते या मैं होता और सर पे सेब गिरा होता तो फौरन खा लेते। उसने सोचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज ऑफ व्हेन यू थिंक यू फील, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सोचना सिखा दूं। जब सोचना आ जाएगा तो जिंदगी में होगी खुशियों की बारिश। खुशियों की बारिश वो कब होगी? जब आपको सोचना आ जाएगा। तो बॉटम लाइन क्या हुई कि आपने पढ़ा था ए फॉर एप्पल। स्टीव जॉब ने बड़े काम किए, उसने कहा नया गेम खेलूंगा, ऐसा फोन बनाऊंगा जो बाकी फोनों से अलग हुआ। अगर मैं कहूं कि मेरा वसीम अकरम से मुकाबला है बॉलिंग कराने का तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं और वसीम अकरम कोई ऐसा गेम खेले जो ना वो जानता है ना मैं जानता हूं, तो मेरे जीतने के चांसेस होंगे 50-50। इसका मतलब इनोवेटिव। ट्राई टू बिकम इनोवेटिव। कोई नया काम करें तो ऐसा काम करें जो सबसे हट करो। तो यहां पर हम पढ़ेंगे ए फॉर एसेट। एसेट का मतलब होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। CLE ए फॉर एसेट। कागज निकालें और लिखें ए फॉर एसेट। और आर फॉर जी। आपका नाम क्या है? नबील। बचपन में आर फॉर ABCD छोटी कायदा पढ़ाते हैं। ABCD वो जो होता है ABCD का क्या कहते हैं? बुक, ABCD की बुक। तो आर फॉर क्या पढ़ा था? रैबिट। वेरी गुड। सॉरी, रैबिट की स्टोरी थी कछुए के साथ। जब घर से निकले तो अपना काम कंप्लीट करके घर में वापस दाखिल हो। रैबिट की तरह अगर रास्ते में सो गए तो कछुआ आगे निकल जाएगा। आज हमने पढ़ना है आर फॉर रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। मिसाल के तौर पर हरमीन, अगर इफ आई एम सेलिंग दिस पेन फॉर 10 रुपीज एंड आई बॉट इन 7, मैं बेचता 10 में हूं, खरीदता 7 में हूं, तो बचे कितने? 3। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट इज नॉट रेवेन्यू। रेवेन्यू किस तरह रिकॉर्ड होती है, उसके कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो किस बेसिस पर रिकॉर्ड होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन रेवेन्यू आर ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस इन सच अ वे। रेवेन्यू रिकग्निशन मतलब पहले केस में जब आयशा ने चॉकलेट खरीदा 100 रुपए का, तो दुकानदार के पास 100 रुपए आए, इस वजह से इनकम नहीं हुई। इनकम इस वजह से हुई कि एक चॉकलेट बिका। अगले दिन उसके पास 500 आए, लेकिन चॉकलेट कितने बिके थे? 3। तो उसकी इनकम 500 हुई या 300 हुई? 300 हुई। 500 तो आए लेकिन 300 इनकम हुई। इसका मतलब इनकम इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बट ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। आखिरी दिन जब आयशा बाजी गई, आखिरी दिन तो इन्होंने 10 चॉकलेट खरीदे और उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। तो दुकानदार वाले के पास कितने पैसे आए? 0। बट हाउ मेनी चॉकलेट डिड ही सेल? सो उसकी इनकम कितनी हो गई? 1000। वेरी गुड। इसका मतलब इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस बट इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। तो आपने ये पढ़ा।
तो हम वहीं आ जाते हैं सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट। अब हमें पता चल गया कि सवाल को टारगेट कैसे करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टेक्निक्स होती हैं। स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान, टैक्टिक इज अ शॉर्ट वन। नंबर 1, आपको एग्जैक्टली पता होगा आंसर, आप टिक कर देंगे। नंबर 2, आपको नहीं पता होगा तो आपको ये पता होगा कि जनाब अली ये व्हाइट कलर, मैंने पूछा विच इज द व्हाइट कलर, आपको 5 कलर थे, आपको पता था ये वाला व्हाइट है, आपने ठक करके कहा व्हाइट, गुड आंसर। लेकिन आपको ये कलर नहीं पता था, लेकिन आपको ये कलर पता था, आपको ये कलर पता था, आपको ये कलर पता था, आपको पता था कि इनके क्या नाम है, तो आपको पता था ये व्हाइट नहीं है। इसका मतलब इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि आपने उन आंसर्स को निकाल दिया तो बाकी जो रह गया वो आपका आंसर हो गया। और थर्ड को कहते हैं इंटेलिजेंट तुक्का, तो आपने इंटेलिजेंट तुक्का लगा दिया, दैट्स द थर्ड। तो अब हम आते हैं इनके ऑप्शन में पढ़ते हैं। मशीनरी ओन्ड बाय द फर्म, ऑप्शन नंबर 1। अकाउंटिंग में जो एसेट्स हैं, एसेट्स का मतलब बेटा होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मिसाल के तौर पे शाहनून ने जो घड़ी पहनी है, क्या वो उन्होंने दरख्त से तोड़ी? नहीं, इसका दरख्त जो कह रहा है यस। मैंने जो कोट पहना है, क्या मैंने किसी दरख्त से उठाया? नहीं, इसका मतलब इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है। तो जिन चीज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एसेट। अब एसेट की कई किस्में होती हैं, जिसमें एक किस्म होती है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फिक्सचर, फर्नीचर, मशीनरी। तो यहां पर टर्म आई मशीनरी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मशीनरी एक लॉन्ग टर्म एसेट है या नहीं है? अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन यस। लॉन्ग टर्म एसेट का मतलब होता है नॉन करंट एसेट्स, वो एसेट जो कि बड़ी मुद्दत के लिए हो और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू को यानी इनकम को जनरेट करने में हेल्प करते हो। जैसे गन्ने वाले की जो मशीन होती है, किसी जमाने में हमारे बंगाली भाई कराची में बहुत होते थे, जिस जमाने में पाकिस्तान के 2 हिस्से होते थे। तो फिर पाकिस्तान तोड़ गया क्योंकि हम लोगों ने उसको नहीं संभाला। तो जब हम नहीं संभालेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, तो हमने नहीं संभाला तो चीजें खराब हो गई। विटनेस टू सरेंडर पढ़िएगा, एक किताब सिद्दीक साली की किताब है विटनेस, मैंने ढाका डूबते देखा। तो बॉटम लाइन क्या है कि बॉटम लाइन ये कि आपके पास वो जो गन्ने वाले भाई हमारे जो शरबत बनाते थे यहाँ पर, बंगाली दोस्त हमारे, वो तो चला गया वापस, अब हमारे बाकी लोग बनाते हैं। तो वो जो मशीन है गन्ने वाली, वो गन्ने का शरबत बनाकर बेचने के प्रोसेस में मदद करती है नहीं करती है? इसका मतलब ये हुआ कि नॉन करंट एसेट्स क्रिएट और सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट कहना चाहिए मुझे, बिल्कुल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट रेवेन्यू और टू जनरेट रेवेन्यू। वो रेवेन्यू जनरेट करती है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट, कौन सा एसेट है? तो पहला कहता है मशीनरी ओन्ड बाय द फर्म, कोई ऐसी फिक्स एसेट जो कि फर्म के पास हो। तो ये देखते ही पता चल गया कि ये जवाब है या नहीं है? एसेट पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कि नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स, वो ये नहीं पूछ रहा कि फिक्टिशियस एसेट्स या नॉन फिक्टिशियस एसेट्स, वो ये नहीं पूछ रहा कि टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट्स, वो ये नहीं पूछ रहा कि फाइनेंशियल एसेट्स और बायोलॉजिकल एसेट्स। वो आपसे पूछ रहा है कौन सा एसेट। तो ये जो टर्म्स मैंने इस्तेमाल किए उसको लिखकर आप करेंगे गूगल, तो आपको इन तमाम टर्म्स के मतलब पता चल जाएंगे कि व्हाट इज बायोलॉजिकल एसेट्स, व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट्स, व्हाट इज टेंजिबल एसेट्स, व्हाट इज नॉन टेंजिबल एसेट्स, व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट्स। तो बॉटम लाइन जब चलती है तो हमें लगता है ये आंसर हो सकता है, लेकिन जल्दी नहीं करनी। ये जो सीईओ होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनका जो सबर होता है वो इतना होता है बर्फ। जब तक जिंदगी में सबर नहीं सीखेंगे कोई काम नहीं आएगा। मछली के शिकार से आदमी एक बेहतरीन काम सीखता है और उसका नाम है सबर, जो मछली के दौड़ डाल के आपको वेट करना पड़ता है। नंबर बी, मनी ओन्ड बाय द फर्म ऑफ वन ऑफ सप्लायर, मनी ओन्ड। हमारे पास अकाउंटिंग में 5 अल्फाबेट है, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर, ई फॉर, ए फॉर, आर फॉर शाबाश, वेरी गुड। क्लास देखिए ऊपर आई, फर्स्ट टाइम क्लास पढ़ रही है। तो बॉटम लाइन ये हुई कि जनाब अली हमने अगर कोई लोन लिया हुआ है दैट्स लायबिलिटी अकाउंट। तो ये कहता है कि फर्म में मकरूज है
इसके सप्लायर से, सप्लायर और कस्टमर्स, ये दो लोग हमारे साथ साथ जिंदगी में चलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सप्लायर्स वो लोग हैं जिनसे मैं माल उधार पर खरीदता हूं, क्रेडिट सप्लायर्स। और क्रेडिट कस्टमर्स जो हैं वो हैं जिनको मैं माल उधार पर बेचता हूं। क्रेडिट कस्टमर्स को कहते हैं अकाउंटिंग की जबान में अकाउंट रिसीवेबल, और क्रेडिट सप्लायर को कहते हैं अकाउंट्स पेएबल। लिखते जाए साथ साथ, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल। तो बच्चा कह रहा है सर मुनव्वर, बस मैं आपको जब देखता हूं तो मैं गुम हो जाता हूं। और लिखो भी भाई, गुम तो हो जाते हो तुम। तो बॉटम लाइन क्या है कि जनाब हमने ये आंसर इसलिए नहीं होगा कि लायबिलिटीज की बात कर रहा है। अच्छा, उसके ऊपर जो पहला वाला आंसर था उसमें टर्म है फर्म। इकोनॉमिक्स में फर्म का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अकाउंटिंग में फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप। मैं मुनव्वर हमीद, आई एम टीचिंग एट KIK, आई एम सर्विंग एट KIK, लेकिन मेरे पे ट्रेनिंग कंपनी भी है नॉलेज पाकिस्तान, आई एम ए ट्रेनर एज वेल। तो ये नॉलेज पाकिस्तान कौन है, मुनव्वर हमीद कौन है, KIK कौन है, सोनी कॉर्पोरेशन कौन है, हबीब बैंक कौन है, पाकिस्तान कौन है, इन सब को कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। हम सब इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, हम सब अपने अपने बेनिफिट्स देख रहे होते हैं बेसिकली। तो फर्म इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एजेंट। जरा हम सी में चलते हैं। वो बी कहता है मनी ओन बाय द फर्म टू वन ऑफ इट्स सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब बड़ी मजेदार बात हो गई। मैं मुनव्वर हमीद अगर मैं ये मार्कर खरीदूं तो ये मार्कर को मैं बेचूंगा क्या आगे? नहीं, बिकॉज ऑफ आई एम ए टीचर। जिन जिन लोगों को पेन पसंद है और अपने मुंह में पेन रखकर बैठे वो निकाल लें, और जिनको उंगलियां पसंद है अपनी और उंगली के बैठे वो मुझे भी उंगली चुसा दे जाके मैं देख लूं कि मीठी है कि नहीं। तो बॉटम लाइन ये, हाँ वो कभी कभी होता है कि बच्चा पीछे बैठा है, MBA की क्लास पढ़ा रहा है, बच्चा पीछे बैठा है, उंगली जो है वो मुझे यहाँ नाक से चीजें निकाल रहा है बच्चा, माशाल्लाह। बॉटम लाइन हम वापस, तो कहने का मतलब ये हुआ कि गुड्स, अगर मैं मुनव्वर हमीद ये पेन खरीदूं तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा पेन के नाम से। लेकिन अगर मेरी स्टेशनरी की दुकान होती, सुनने वाली बातें आ रही हैं, और अगर मैं ये पेन खरीदूं तो मैं इसको पेन के रिकॉर्ड नाम से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं इसको जिस नाम से रिकॉर्ड करूंगा वो टाइटल होगा परचेजेस। इसका मतलब ये पेन मेरे लिए पेन नहीं होगा, ये पेन होगा मेरे लिए स्टॉक्स, गुड्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर यू आर बाइंग दोज गुड्स which you purchase to resale, you do not record them by the name of them, but you record by the term purchases. अगर मैं मुनव्वर हमीद ये पेन किसी वजह से बेच दूं तो मैं इसको पेन के नाम से रिकॉर्ड करूंगा बिकॉज ऑफ आई एम ए टीचर। लेकिन अगर मेरी स्टेशनरी की दुकान होती एंड इफ आई सेल दिस थिंग, तो ये मेरा होता स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स, मर्चेंडाइज, देन आई वाज सपोज्ड टू रिकॉर्ड बाय द नेम ऑफ सेल्स। हम सेल्स के नाम से कब रिकॉर्ड करते हैं? जब हम बेचते हैं, लेकिन द कंडीशन इट शुड बी इन्वेंट्री, वो माल जो कि बेचने के लिए खरीदा। एंड ओवरड्रॉन बैलेंस, ओवरड्रॉन बैलेंस का मतलब होता है वो बैलेंस जो हमने लोन पे, हमने अगर बैंक से कोई कर्जा लिया छोटी मुद्दत का, उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए लोन। तो यहां पर पूछ रहा है ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट, और वो मुझे यहां बता रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि लायबिलिटी है। इसका मतलब ये जवाब सही नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि ये तो लायबिलिटी की बात कर रहा है मुझसे। लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, आई एम सपोज्ड टू पे, सो दैट इज द लायबिलिटी, दिस इज नॉट द आंसर। एंड फाइनली द कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब दी आंसर नहीं है। तो इस सवाल में क्या पता चला कि विच वन इज द आंसर? Machinery. Very good. So answer is A. Did you see that I just discussed one question, but in the one question, how many concepts I discussed? Many concepts. मैंने उसके अंदर क्या डिस्कस किया? मैंने आपके पास क्लियर डिस्कस किया। Accounting is a language of business. Business is a commercial activity. Business is performed by economic agents. Economic agents are involved in 3 levels of activities. प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जंगल गए, जाके उन्होंने वुड काट ली। सेकेंडरी एक्टिविटी, वुड को
फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, एंड ट्रेजरी एक्टिविटी जिसमें मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है A to Z सारा का सारा काम करना। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल ऑफ द सर्विसेज में मौजूद है, सेल ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। प्रोडक्ट का मतलब गुड्स और सर्विस दोनों होता है, सिर्फ गुड नहीं होता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। मैं जो है वो हरमीन से कहूँगा कि नाउ यू कैन 2 मिनट के बाद स्विच ऑफ करें, जब मैं आपको लिंक करूँगा ब्लिंक से आपको बता दूँगा, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन? फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। इज देयर एनी क्वेश्चन? यू कैन आस्क मी। यू अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।